हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम आज 11th केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में हमने बेसिक चैप्टर जो है रिडॉक्स वो बहुत अच्छे तरीके से सब कंप्लीट कर दिया है कॉन्सेप्ट्स के साथ में। जो एप्लीकेशन वाइज है वो आगे आने वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स रिडॉक्स के अंदर आपको पढ़ाए गए हैं उनको आप बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ों को, सारे क्वेश्चंस को, असाइनमेंट जो आपको यहाँ से प्रोवाइड होंगे उन सब को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अगर उसके रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट आता है तो हम उसको सॉल्व करने के लिए आपके सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टोइचियोमेट्री 1 और 2 के अंदर भी आती हैं, जैसे टाइट्रेशंस हुआ, इक्विवेलेंट केमिस्ट्री हुई। ठीक है, उसके उन सब चीज़ों को हम आगे मोल कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे तो ओवरऑल सब चीज़ें को अच्छे तरीके से बैलेंसली लेते हुए चलेंगे। अभी जो है केमिस्ट्री के अंदर जो बेसिक आती है, हम जानते हैं कि इस केमिस्ट्री को फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। ओके, और अगर हम बेसिक केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल में जो बेसिक आता है वो आता है मोल कॉन्सेप्ट, रिडॉक्स भी इसके अंदर आता है, स्टोइचियोमेट्री बोलते हैं इस दोनों को, और साथ साथ आपको यूनिट्स कन्वर्जन के बारे में आना चाहिए। ठीक है, फिर हम और कोई कॉन्सेप्ट और भी जो टॉपिक्स हैं वो हम आगे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, या फिर जो टॉपिक्स हैं उनको हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम बोलते हैं जीआईसी, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उस जीआईसी के अंदर हम बात करते हैं पीरियडिक टेबल के बारे में। पीरियडिक टेबल आपको आनी चाहिए, और साथ ही साथ आती है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियडिक टेबल। ओके, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट, सारे के सारे इफेक्ट, सारे स्टेबिलिटीज अगर क्लियर है तो आप उसके बाद में हम आगे बढ़ सकते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद में हम पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म को, और अगर ये दोनों चीजें प्लस आईयूपीएसी भी इसके अंदर ले लो, प्लस आईयूपीएसी भी इसके अंदर ले लीजिए। ठीक है, अगर ये पढ़ते हैं तब हम उसके ऊपर के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। इन सब को पढ़ने के बाद में हम आगे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जितने भी आगे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन हुआ, एसपी ब्लॉक्स हुआ, ये सब चीज़ें। ठीक है, समझ आया क्या कि हम किस तरह से डिवाइड करते हैं? 3 तरह से डिवाइड किया गया, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबके अपने अपने बेसिक्स हैं, फिजिकल के अपने बेसिक्स हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अपने बेसिक्स हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अपने बेसिक्स हैं। अच्छा, तीसरी बात क्या आती है कि अगर हमें फिजिकल या फिर इनऑर्गेनिक कहीं से भी शुरू करें तो हमें बस ये 3 चीजें पता होनी चाहिए और हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी हम चैप्टर पढ़ सकते हैं, वो वहीं पे ही फिनिश हो जाता है। ठीक है, अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बात करें, ये आपको बेसिक रूल बता रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। मतलब क्या है कि केमिस्ट्री को पढ़ा कैसे जाए, अगर यही चीज हमें पता चल जाए तो केमिस्ट्री बहुत ही इजी सब्जेक्ट हो जाएगा। इतना भी टफ नहीं होता अगर आप इसको लाइफ के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे। अगर आप इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे, देखेंगे कि वही जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो रियल लाइफ में कहाँ हो रही है, तो केमिस्ट्री बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाता है अगर आप इसको अपने रिलेट करके, जिंदगी को रिलेट करके उस तरह से आप पढ़ोगे। केमिस्ट्री दिखाई नहीं देती, केमिकल रिएक्शन होती हुई दिखाई नहीं देती, मॉलिक्यूल्स कैसे अटैक करते हैं ये दिखाई नहीं देता, लेकिन जो उसका आउटपुट होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। आप जो भी केमिकल्स को देखोगे, कोई भी केमिकल देखो, जैसे कि
कोविड-19 भी है। कोविड-19 में कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया बंद है, लेकिन अगर हम उसकी वैक्सीन को देखें तो वैक्सीन के अंदर भी केमिकल्स को ही यूज़ किया जाता है किसी की बॉडी में इंजेक्ट करने की वजह से, जिससे कि उस कोरोना वायरस के खिलाफ हम एंटीबॉडी बना पाएंगे। ये पूरी की पूरी जो ब्रांच होती है वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आती है। तो केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस चीज़ से हम लिख रहे हैं, जिस चीज़ के ऊपर हम लिख रहे हैं, वो किससे बनी है, कैसे इसके साथ में बाइंडिंग फोर्सेस होती हैं, कैसे इसमें बॉन्ड बनता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं। अगर हमें केमिस्ट्री की अच्छी नॉलेज है तो हम इन सब चीज़ों को, इन इंटरेस्टिंग चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। ठीक है, ये हुई केमिस्ट्री की बातें। हमें अगर बेसिक कॉन्सेप्ट सबके क्लियर है तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक कोई भी टॉपिक उठा के कहीं से भी पढ़ा जा सकता है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। अगर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना होता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमें सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ चलना होता है। अगर आप बिना सिस्टम के डायरेक्टली कहीं से भी उठा के हाइड्रोकार्बन पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, आपको जीओसी ना आती हो तो आप नहीं कर सकते। अगर आपको एल्किल हैलाइड्स पढ़ने हैं, आपको जीओसी नहीं आती हो तो आप नहीं कर सकते हो। और अगर आप मैकेनिज्म के अंदर कहीं भी कोई भी रिएजेंट वगैरह भी उठाओगे डायरेक्टली, अगर आपको केवल जीओसी नहीं पता, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं है, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, किस तरह से क्या स्टेबिलिटी बनती है, कैसे वो अटैक करेगा, कौन ज़्यादा स्टेबल है, अगर इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ तक की बात आती है कि अगर हमें इनऑर्गेनिक पढ़नी है तो ये कवर करो और कोई भी टॉपिक आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिजिकल में भी अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़नी है तो ये पढ़ लीजिए, उसके बाद में स्टार्ट कर सकते हैं। यूनिट कन्वर्जन अगर आपको आ गया है, थोड़ा बहुत मोल के बारे में नॉलेज है, तो आप थर्मोडायनेमिक्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब रिलेटेड है, लेकिन बेसिक चैप्टर्स यही होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग को। केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऑब्वियसली हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिकल बॉन्ड्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कि बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, क्या होता है बॉन्ड, बॉन्ड कहते किसको है, और अगर कोई किसी स्पीशीज के बाद बीच में बॉन्ड बन जाए तो किसको बोलेंगे हम केमिकल बॉन्ड, किसको बोलेंगे हम फिजिकल बॉन्ड, कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और बॉन्डिंग के अंदर किस किस तरह की ज्योमेट्री बनती है, शेप बनती है, उनसे क्या इफेक्ट है, वो कैसे रिलेट करते हैं आगे, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद में नेक्स्ट लेक्चर से सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स होंगे इसके, वो हम बहुत अच्छे तरीके से लेके चलेंगे। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया क्या? बहुत ही छोटी चीज है, बिल्कुल बेसिक वाली बातें थी अब तक। ठीक है, आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। अब हम नेक्स्ट अपना जो केमिकल बॉन्डिंग है उसको स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालिए केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। और केमिकल बॉन्डिंग मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपके सामने अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा केमिकल बॉन्डिंग का, तो मैं वादा करता हूं इस पूरे सेशंस के बाद, जितने भी केमिकल बॉन्डिंग के सेशंस होंगे, उसके बाद में आप जेईई मेंस, जेईई एडवांस, आईआईटी जैम, यहां तक के सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्व कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन देखने के बाद में आप थोड़ा कैलकुलेट करोगे, माइंड में उसको सोचोगे, सोचने के बाद में आप उसको टिक कर दोगे। बस इतना सा ही खेल है, बहुत ही भयंकर चैप्टर नहीं है, पढ़ने में बहुत मजा आता है, केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा लिंक्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है, बॉन्डिंग किसे कहते हैं, यहीं से ही शुरू करते हैं। बॉन्डिंग किसे कहते हैं या फिर बॉन्ड क्या होता है? ठीक है, बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं। बॉन्ड होता क्या है? देखो, ये क्या है, एक तरह का प्यार है, या फिर ये कह लो ये एक तरह का अट्रैक्शन है, या फिर ये कह लो जैसा आपके अपने माँ बाप के साथ में एक बॉन्ड होता है, प्यार होता है, ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स का
न्यूक्लियस का या किसी एटम का किसी दूसरे एटम से भी कुछ लगाव होता है, उसको हम बॉन्ड बोलते हैं। जैसे आप बोलते हैं कि हम दोनों की या हमारे मम्मी पापा की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब क्या है कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन बहुत अच्छा है, आप मम्मी पापा के बीच में और आपके बीच में बहुत अच्छा कनेक्शन है। तो इस चीज़ को, उस कनेक्शन को जो उन दोनों को एक दूसरे के साथ बांध के रखे, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? जैसे हम अगर अपने मम्मी पापा के साथ बंधे हुए हैं तो हम उसको बोलेंगे बॉन्ड। ठीक है, अब आइए स्पीसीज में बात करते हैं कि हम पढ़ते तो ऑब्वियसली केमिकल्स के बारे में, केमिस्ट्री के अंदर केमिकल्स के बारे में स्टडी की जाती है। तो केमिकल्स के अंदर अगर बॉन्ड होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? केमिकल बॉन्ड बोला जाएगा ना। इसी को अगर मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूं और यहां पे लिख दूं केमिकल बॉन्ड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? हाँ या ना बोलो, कोई बुरी बात नहीं है। केमिकल बॉन्ड, अब देखो केमिकल बॉन्ड क्या होता है? अब केमिकल स्पीसीज आ गया, केमिकल स्पीसीज आ गया। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, व्हाट इज बॉन्ड, व्हाट इज बॉन्ड, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, उस पर भी आएंगे हम। ठीक है, तो जो बॉन्ड होता है वो एक तरह का ऐसा फोर्स होता है जो एक दूसरे को बांध के रखे। अब बांधने के लिए कौन सा फोर्स हो सकता है? देखो इंटरैक्शन जो होता है, देखो बॉन्ड से पहले भी एक चीज आती है इंटरैक्शन। इंटरैक्शन जो है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? इंटरैक्शन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। अगर इंटरैक्शन को हमें डिवाइड करना हुआ या क्लासिफाई करना हो तो कैसे करेंगे? इंटरैक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, या फिर वही चीज रिपल्सिव नेचर की भी हो सकती है, रिपल्शन वाला भी हो सकता है, अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है, रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर किसी को बांध के रखना है, बांधने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए हमें? ऑब्वियसली अट्रैक्शन फोर्स चाहिए। तो लिखिए व्हाट इज बॉन्ड, the force of attraction, the force of attraction to hold the atoms, to hold the atoms each other is called केमिकल बॉन्ड। तो बॉन्ड क्या है? कोई भी अगर आप देखोगे, जैसे क्या वाटर की स्ट्रक्चर आपने थोड़ा बहुत देखा भी है कि H2O को ऐसे लिखा जाता है। तो देखा जाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक डंडा है, तो क्या ये ऐसा ही एक स्टिक, बॉल या स्टिक के अकॉर्डिंग जुड़े होते हैं क्या? ऐसे ही अटैच होते हैं क्या? या फिर आप HCl को देख लो, क्या ये इस तरह से जुड़े होते हैं क्या? या फिर ये कोई रिप्रेजेंटेशन है किसी चीज को बताने का? इस चीज से हम फील कर सकते हैं कि जो केमिकल बॉन्ड है वो एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको हम इस बॉन्ड या फिर एक सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं। ये केवल डिनोशन है। वहां पे जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हो, अगर आप हाइड्रोजन के दो ऑर्बिटल्स को देखते हो या फिर HCl के ऑर्बिटल्स को देखते हो, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों घूमते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि उनके बीच में ये हाइड्रोजन अगर ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्लोरीन है, तो इसके बीच में आपको कोई स्टिक या फिर कोई इलेक्ट्रॉन चिपके हुए ऐसा कुछ फील हो? ऐसा कुछ भी फील नहीं होता। कुछ होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है चलती रहती है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी भी अपनी चलती रहती है। तो इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से ये दोनों एक जगह पे बाइंड होते हैं। कोई भी स्टिक या फिर कुछ भी इस तरह का कोई भी चीज़ें नहीं दिखाई देती। होती है वो चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे कोवेलेंट केमिस्ट्री के अंदर। क्या होता है, कैसे ये फिर बनता है, क्या चीज़ ओवरलैप होती है, उन सब चीज़ों के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे, डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, यहां तक हुआ व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। ओके, वेरी गुड, केमिकल बॉन्ड के बारे में पता चल गया। अब बताइए व्हाई इज केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है? सबसे बड़ी चीज क्या है? केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है। ठीक है,
समझ आया क्या? यहां तक समझ आया? जब भी कोई बॉन्ड, कोई भी अगर एलिमेंट है या फिर हम भी हैं, अगर आप इसको जिंदगी के साथ रिलेट करते हैं तो ऐसे कर सकते हैं कि जो केमिकल बॉन्ड है वो बनता क्यों है, जैसे हम भी अब किसी से बॉन्डिंग करेंगे तो केवल इस वजह से करी जाती है, कोई भी चीज अगर हम वापस रिलेट करते हैं तो किसी न किसी रीजन से करी जाती है, ठीक है। सेम इसी तरह केमिकल बॉन्ड्स के अंदर भी अगर बॉन्डिंग की जाती है तो वो किसी स्पेसिफिक रीजन से करी जाती है। वो रीजन क्या है? स्टेबिलिटी गेन करना। कोई भी बॉन्ड या कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ये चाहे कि मैं दुनिया में बस भटकता ही फिरूं, मुझे कोई सहारा ना हो। तो हर बंदा, हर एक चीज स्टेबिलिटी चाहती है। तो गेन द स्टेबिलिटी, टू गेन द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कोई भी केमिकल स्पीसीज जो है केमिकल बॉन्ड्स को फॉर्म करती है, ठीक है। यहां तक समझ आया क्या? यहां तक समझ आया क्या? ओके। तीसरी चीज आती है हाउ टू बॉन्ड। बॉन्ड कैसे करा जाना है, कैसे करते हैं हम बॉन्ड को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि स्टेबिलिटी को कैसे गेन किया जाता है, या फिर ये पूछ लो दोनों में से यही दोनों एक चीज हुई। तो हाउ टू मेक बॉन्डिंग, बॉन्डिंग कैसे बनाई जाती है? हाउ टू मेक बॉन्डिंग लिख दीजिए चाहे इसको, हाउ टू मेक बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कैसे की जाती है? बॉन्डिंग कैसे की जाती है? टू डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के लिए जिससे कि वो स्टेबल बना रहे, पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के लिए जिससे कि वो स्टेबल बना रहे, दो एटम्स या दो से ज्यादा एटम्स एक दूसरे को होल्ड करते हैं, जिस फोर्स से वो एक दूसरे को होल्ड करते हैं, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो एक दूसरे को होल्ड करते हैं, उसको बोलते हैं हम केमिकल बॉन्ड। यहां तक आपको चीज समझ आई क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। एटलीस्ट आपको ये चीज समझ आ जानी चाहिए। यहां तक आप नोट करो, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे चीजें देखते हैं। यहां तक आप चीजें नोट कर लीजिए, जितनी भी चीजें हैं। इसको मैंने एक लाइन में आपको बताया भी है कैसे देखा जाता है। टू डिक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी और टू गेन द स्टेबिलिटी, दो या दो से ज्यादा एटम्स के बीच में जो फोर्स होता है जिसकी वजह से वो बांध करके रहते हैं, एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं, उनको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड, ठीक है। नोट कीजिए यहां तक। ठीक है, यहां तक सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं फिर उसके बाद में। देखिए यहां तक समझ आ गया? ओके। ठीक है, यहां तक समझ आया कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है, क्यों होती है और कैसे होती है। देखिए कैसे होती है के अंदर भी दो मेथड्स होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग को करने के दो मेथड्स हो सकते हैं। पहला मेथड हो सकता है या तो अगर कोई एटम ये है प्रेजेंट, दूसरा एटम ये प्रेजेंट है, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को वो इसको ट्रांसफर कर दे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर दे दे और कुछ ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जिसकी वजह से वो बंधे रह जाए। तो इस तरह का जो बॉन्ड होता है उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है।
यहाँ तक एक चीज समझ आती है। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ऐसा मेथड है जिसकी वजह से बॉन्डिंग की जाती है, पहली चीज हुई। दूसरी चीज सुनिए, दूसरी चीज क्या है, अगर हमारे पास एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन, तो ये बोलते हैं कि चलो कुछ शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग करने के बाद में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसा जनरेट हो जिसकी वजह से वो एक दूसरे से बंधे रहें, उसको बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। इसी का एक दूसरा पार्ट होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहां तक आपने सुने भी होंगे, 10th में भी पढ़ते हैं आप ये सब चीजों के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से मेथड जो होते हैं वो दो होते हैं, या तो शेयरिंग से हो जाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से हो जाएगा, ठीक है। उसके बेस पे हम क्लासिफाई कैसे करेंगे, उन सब चीजों को हम आगे पढ़ेंगे भी। किसी भी चीज के टेंशन नहीं लेने का, जो भी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से सब चीजें समझ आएंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग आ गई है हमारे पास में। तो क्या सारे बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग होते हैं क्या? क्या सभी बॉन्ड्स को हम केमिकल बॉन्ड्स बोलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी के बेस पे जो है उसको क्लासिफाई किया जा सकता है। कैसे जी? आइए देखो, अगर आपके पास कोई भी बॉन्ड है और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको 42 किलो जूल पर मोल, ये वैल्यूज बुक वाइज चेंज भी होती है लेकिन हम इसको एवरेज लेके चलते हैं, 42 किलो जूल पर मोल से अगर ज्यादा है तो उस टाइम पे क्या होगा? अगर 42 किलो जूल से 8 किलो जूल, या फिर बोलो उल्टा बोल दीजिए 8 to 42 किलो जूल पर मोल से अगर ज्यादा है, सॉरी इन दोनों के बीच में है, या फिर तीसरी चीज क्या आती है, अगर आपके पास 8 किलो जूल पर मोल से भी कम एनर्जी है तो उन टाइम पे हम बॉन्डिंग को कैसे क्लासिफाई करते हैं? इस टाइम पर बॉन्डिंग को कैसे क्लासिफाई करते हैं सर? अगर 42 किलो जूल पर मोल से भी ज्यादा एनर्जी है तो केवल उसी कंडीशन में हम उस बॉन्ड को बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। केमिकल बॉन्ड कब बोलेंगे? जब किसी भी एटम के बीच में उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें 42 किलो जूल पर मोल से भी ज्यादा एनर्जी देनी पड़े। अगर इतना देना पड़ता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर आता है, ठीक है। और अगर इतनी देनी होती है तो वो वंडरवॉल बॉन्डिंग जो फिजिकल बॉन्डिंग के अंदर आता है, ठीक है, वो फिजिकल बॉन्डिंग के अंदर आता है। तो इस तरह से हम बॉन्डिंग को जो है क्लासिफाई करते हैं और बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं यहाँ पर कि फिजिकल बॉन्डिंग किस तरह की होती है। अगर 42 8 से इसके बीच की बात करें तो हम फिजिकल बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे। अगर 42 किलो जूल से भी ज्यादा एनर्जी अगर किसी बॉन्ड को तोड़ने में दी जाए तो उसको ही बोलेंगे हम केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। यहां तक समझ आया क्या? यहां तक आई थिंक आपको सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। तो केमिकल जो बॉन्डिंग है वो ही हमारा आज का टॉपिक है। आज हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहां तक आप लिखिए, आगे देखते हैं इसके बाद। यहां तक देखिए पहले, ठीक है, ये समझ आ गया, ओके। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें आपने थोड़ी बहुत देखी भी होंगी लेकिन बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा और बहुत ही हाई लेवल पे आपको पहुंचा दूंगा कि आप बॉन्डिंग में किसी भी क्वेश्चन पे कहीं भी किसी तरह से नहीं अटकेंगे। लेकिन शर्त क्या है? शर्त क्या है? जैसे मैं पढ़ाऊं आप ऐसे पढ़ के आए,
नेक्स्ट लेक्चर में जब आऊं तो आप एटलीस्ट अब तक जितना भी है उसको रिवाइज करके आए, एटलीस्ट लास्ट लेक्चर वाला रिवाइज करके आए। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको बॉन्डिंग में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग यहाँ तक टाइप्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, व्हाई, हाउ एंड व्हाई, ये सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट कुछ चीज़ें जो केमिकल बॉन्डिंग से भी पहले हमें आनी चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पीरियोडिक टेबल के अंदर आती हैं, लेकिन वो चीज़ें हमें एटलीस्ट केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने से पहले बहुत ही अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम आगे बढ़ते हैं हमें पता ही ना हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते किसे हैं। ठीक है, इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए अल्फाबेट्स ऑफ, आपको भी अजीब लगेगा, बिल्कुल स्टार्टिंग है, जैसे हम किसी लैंग्वेज को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसके अक्षर्स को देखते हैं, अल्फाबेट्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो अल्फाबेट्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग के अल्फाबेट्स बिल्कुल जीरो लेवल से कहां से स्टार्ट होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। दो चीजें देखेंगे इसके अंदर हम। पहली चीज देखेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ठीक है, किसी भी पीरियोडिक एलिमेंट का अगर आपको वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है तो वो आपको सबसे पहले आना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, आपको 1 to 30, नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आऊंगा तो आपको एटलीस्ट तब तक ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करके रखनी है। 1 से लेके 30 तक जितने भी एलिमेंट्स है कहीं भी आप सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, अभी भी आप देख सकते हैं उनको, यहाँ पे देखा मैं बताऊंगा भी उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, साथ ही साथ उनका एटॉमिक वेट या फिर मास नंबर क्या होता है। इन सब चीजों को घर पे बैठ के एटलीस्ट एक बार प्रैक्टिस करोगे, वादा करो ये चीज का कि आप उन सब चीजों को प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद ही किसी भी चैप्टर को पढ़ने का मजा आता है। अगर आपको प्रीवियस नॉलेज अच्छी है, अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो ही आप किसी एडवांस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। आप सब भी इस चीज को जानते हैं। तो हेडिंग डाला आपने अल्फाबेट्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम पहली चीज पढ़ेंगे वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो जितने भी केमिकल एलिमेंट्स हैं उनको हम किस तरह से सजाते हैं, हमारी केमिस्ट्री में किस तरह से सजाया जाता है। देखिए, पहले टाइम पे कुछ ट्रिक्स यूज की जाती थी किसी भी पीरियोडिक एलिमेंट्स को याद करने के लिए। ठीक है, उनको न्यूमैन ट्रिक्स भी बोलते थे, कुछ और भी नाम बोला करते थे, सारेगामा के नाम से भी उन्होंने बनाया, इस तरह से बनाया। लेकिन जो बहुत अच्छी वाली जो चली वो आई थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग हम सजाते थे, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। उसके बाद आई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और आज जो है जो वर्ल्ड में भी देखी जाती है वो आती है एंगुलर फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये डिफरेंट टाइप की फॉर्म है पीरियोडिक टेबल की। इसके अंदर क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन हम नॉर्मली ये तो फर्स्ट ग्रुप में या फिर 7th ग्रुप में रखते हैं, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर हम मिडिल में हाइड्रोजन को रखते हैं तो वो सर्कुलर टाइप की पीरियोडिक टेबल होती है, सर्कुलर टाइप की पीरियोडिक टेबल होती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। हम जो फॉलो करते हैं हम केवल उसी पे आते हैं, हम उतना एडवांस नहीं जाते। इंडिया के बाहर ऐसा नहीं है, वो इंडिया के बाहर भी बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल पीरियोडिक टेबल है, उसको बहुत अच्छे तरीके से याद भी रखा जाता है। लेकिन हमें जो आदत है थोड़ा उससे ही आते हैं। आपको पता है अगर पीरियोडिक टेबल में इधर एक डब्बा बना हुआ है, इसके साइड में एक बीच में एक डब्बा बना है, ऐसे नीचे बने हैं 2, ठीक है, और इस तरफ भी बने हैं बहुत थोड़ा बड़ा सा डब्बा, ऐसा डब्बा बना हुआ है। आपको पता है ये चीज, इधर बोलते हैं आप ये एस ब्लॉक है सर, ठीक है। ये कौन सा ब्लॉक है जी, ये पी ब्लॉक है, ओके। ये वाला कौन सा ब्लॉक है जी, ये डी ब्लॉक के अंदर आती है, ओके। और ये एफ ब्लॉक के अंदर आते हैं। ये ब्लॉक किसने क्यों बनाए,
क्योंकि जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो जो है वो p ऑर्बिटल में आता है और एक d ऑर्बिटल में आता है, एक s ऑर्बिटल में आता है। ठीक है, इस तरह से वो आता है। ओके, यहां तक की सब चीजें हो गई। अब देखो इसके अंदर भी 2 सब ग्रुप है, इसके अंदर भी सब ग्रुप है। कैसे? अब अगर ये है तो फिर इनके अंदर भी होंगे, इनके अंदर भी होंगे, उनको हम फैमिली के नाम से बोलते हैं। ठीक है, ओके। डी ब्लॉक आता है, देखो अगर हम यहां से लेके चले हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक है, याद करने की जो ट्रिक्स है, कैसे उनको याद करा जाता है, पीरियडिक टेबल जब मैं पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से वो चीजें भी आपको समझ आएंगी। ठीक है, अगर मैं इसको भरूं तो इस तरह से भरा जाता है, इस तरह से इसको भरा जाता है। सर 12 ट्रिक्स इनकी होती है, पूरी की पूरी ट्रिक्स होती है इनकी अच्छे तरीके से याद करने के लिए। उन ट्रिक्स की हेल्प से ही आप इसको याद कीजिएगा, डायरेक्टली ऐसे याद करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। ठीक है, पूरा डी ब्लॉक के अंदर आता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पीरियड में शुरू होते हैं। समझ आया? ती विकार मन फेको निकुजन, ऐसे देखा जाता है। नीचे और भी आते हैं, ऐसे ही उधर भी आते हैं। अगर आप इधर आएंगे तो बेरिलियम वाली साइड में ही बोरोन फैमिली स्टार्ट होती है, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और फ्लोरीन फैमिली, और इधर आता है इनर्ट गैसेस। ठीक है, इनर्ट गैसेस जो है वो इधर आती है। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया? तो अगर मैं इसको फिलअप करूं, ठीक है, काशी गए संत प्रभु, तो आप इस तरह से अपने पीरियडिक टेबल बना के देखिए आपको कितना आती है। ठीक है, आप देखिए, ठीक है, देखिए यहां तक आपको पीरियडिक टेबल कितना लिखना आता है, एटलीस्ट एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तो लिखना आना ही चाहिए, और 3D की ये पहली रो कैसे आएगा उसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा भी नेक्स्ट लेक्चर, या फिर आपको पीरियडिक टेबल के अंदर उसकी ट्रिक भी पता चल जाएगी। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव होते हैं, ये नीचे वाले रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, उसमें नहीं, रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया? ओके, फर्स्ट पीरियड यहाँ खाली रहता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, नीचे सेवंथ आएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भरना हो तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन सा एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से हमें सब चीज़ें याद रहेंगी। तो जैसे हली ना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार सफारी बाप रोए, इस तरह से आप कोई भी ट्रिक जो आपको आए उस तरीके से आप उन सब चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए कि अगर मैं बोलूँ एल्यूमिनियम तो आपको तुरंत याद आ जाए बोरोन फैमिली, बोरोन फैमिली के अंदर आता है। अगर मैं बोलूँ आर्सेनिक तो समझ आ जाए कि नाइट्रोजन फैमिली के अंदर आता है। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। डायरेक्ट हम वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आज सीखेंगे। आज हमारी यही इंपॉर्टेंट क्लास होगी कि हम वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख जाए। देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि वैलेंस शेल का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आपको पहले सारे के सारे एलिमेंट्स याद होने चाहिए कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है। दूसरी चीज़ क्या है, अगर वो एस ब्लॉक में है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक का ही आएगा। अब देखिए कैसे लिखते हैं, लिखते कैसे हैं, NS1
n कोई भी एटॉमिक नंबर, जैसे 3s1 किसका हुआ? सोडियम का हुआ। 3s1 किसका हुआ? सोडियम का हुआ। अगर इसको 5s2 बोलूं तो किसका हो जाएगा? स्ट्रोंशियम का हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। डी ब्लॉक वाले को और एफ ब्लॉक वाले को अभी रोको, अभी मैं पहले इधर आता हूं। NS2 सब में ही होगा, NS2 जो है वो सब में होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर रहा हूं। बोरॉन फैमिली के अंदर आएंगे तो NS2 NP1, NS2 NP2, NS2 NP3, NP4, NP5, NS2 NP6 जो है वो इनर्ट गैस के अंदर जो भी होगा उनका होगा। ठीक है, यहां तक समझ आया क्या? यहां तक आई थिंक आपको समझ आई होगी बात। अब आते हैं डी ब्लॉक के अंदर। डी ब्लॉक के अंदर ऑक्सीडेशन रिडॉक्स हमने पढ़ लिया है। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दूं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर देखते हैं। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर देखेंगे, कैसे देखेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके देखेंगे। लॉस्ट कर दो 2 इलेक्ट्रॉन तो 3D, देखो सीरीज कौन सी है? 4, सॉरी सीरीज कौन, पीरियड कौन सा है? 4th पीरियड है। 4th पीरियड के अंदर अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो बाहर 4 आना चाहिए, D है तो D भी आना चाहिए, तो 3D 4S ऐसा कुछ करके आता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को हटा दूं, पहले ये भरा जाता है फिर दूसरा भरा जाता है। अगर मैं ये वाला एटम को हटा दूं तो जो स्ट्रक्चर निकल के आएगी वो कैसे आएगी? देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 और 3D10। ठीक है, और अगर +2 नहीं हो तो 4s2 के बाहर लगा दो। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं कि वो क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज देता है ये मेथड। ठीक है, यहां तक आप नोट डाउन कीजिए, पहले बहुत अच्छे तरीके से याद करके आना है आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तब तक आप इसको देखिए, समझिए, कोई चीज ना आई हो तो आप हमें डाउट में पूछ सकते हैं। ठीक है, यहां तक नोट करो, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जेई के अंदर, नीट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको आप हल्के में छोड़ दो, ये चैप्टर बहुत ही मार्क्स कवर करता है, नीट के अंदर भी, जेई के अंदर भी। और अगर पूरी केमिस्ट्री आपको पढ़नी है तो उसके लिए भी आपको एटलीस्ट केमिकल बॉन्डिंग आना ही चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग के बिना केमिस्ट्री जो है वो अधूरी है। केमिकल बॉन्डिंग के बिना केमिस्ट्री जो है वो अधूरी है। एटलीस्ट आपको केमिकल बॉन्डिंग तो सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, यहां तक समझ आया? ओके, अब देखिए, अगर मैं यहीं पे लिख देता हूं उसको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर है। ठीक है, हमें अगर लिखना है कैल्शियम के बारे में, हमें लिखना है इसके बारे में, लेड के बारे में, अगर हमें टेलेनियम के बारे में लिखना है। ठीक है, आइए इधर लिखिए, इधर बताइए, और कोई भी एलिमेंट ले लिए, ब्रोमीन ले लिया जी, ओके, आर्सेनिक ले लिया जी, गैलेनियम ले लिया जी, ओके, जीनोन ले लिया अगर तो। ठीक है, हमें कैसे लिखना है? अगर हमें कैल्शियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वैल्यू लिखनी होगी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर कैल्शियम क्या आएगा? पहली बात तो हमें सारे के सारे एलिमेंट्स पता होने चाहिए कि कौन कहाँ पे प्रेजेंट होता है। कैल्शियम के लिए क्या लिखेंगे? कैल्शियम ये रहा, कैल्शियम ये रहा, और कैल्शियम कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है? सेकंड ग्रुप में प्रेजेंट है। देखो
ये जो है फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th, 13, 14, टोटल कितने ग्रुप्स हैं? टोटल है 18 ग्रुप्स। समझ आया क्या? ओके। कैल्शियम कौन से ग्रुप में है? सेकंड वाले में है। सेकंड वाले में है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2। किसके बाहर है? 4s2। होना क्या चाहिए? 4s2। हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें केमिकल बॉन्डिंग में